सर जो कहते हैं कि 7 जन्मों तक सेम पार्टनर मिलता है, तो अब आप मुझे बताइए, आपने तो देखा है। देखो 4 तो हो गए, 4 तो हो गए 5वां भी है। पिछले आगे के 100 साल के बाद में भी उसने देखा है कि मैं उस समय बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनने वाला हूँ, तो उसके साथ वो सर ये यहाँ पे या फिर वो आप दूसरे वाले प्लैनेट में, दूसरे वाले प्लैनेट में जाएंगे आप? दूसरे वाले प्लैनेट में, मैं इधर ही रहूंगा इसी प्लैनेट में, लेकिन हाँ। अगले जन्म में मेरा एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में जन्म है, लेकिन फिलोंथ्रोपिक, यानी कि जो जैसे आज टाटा जैसे फिलोंथ्रोपिक थे, हाँ। तो मतलब उस टाइप का एक इंडस्ट्रियलिस्ट का मेरा वो रूप बनेगा। तो उसमें मैं सामाजिक बहुत बड़े बड़े काम करूंगा उस समय। तो उस समय फिर ये वापस पत्नी बन के आ रही है। सर तो जो हमारी सोल फैमिली होती है, तो जो हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द आत्माएं हैं, वही बार बार रूप बदल बदल के आसपास नहीं, देखिए आपके बच्चों के साथ में अगर आपका प्यार होता है ना, बहुत गहरा और आपका लगाव होता है, तो वो आते हैं, नहीं तो नहीं आते। अब देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जैसे मेरा लड़का है, मेरी लड़की भी है, और बहुत रेस्पेक्ट और प्यार है, आज भी है हमारे साथ में, लेकिन ओरिजिनली वो मेरे किसी भी जन्म में मेरे साथ में नहीं रहे, बल्कि मेरी जो लड़की है वो अपनी माँ के साथ में 3000 साल पहले से आ रही है। आज मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं ना, जब मैं उनसे बात करता हूँ, जो पूर्व जन्म में लेके जाता हूँ ना, आपको जानकर के हैरानी होगी, सब कहीं ना कहीं मेरे आश्रम में या मेरे जीवन में किसी न किसी जन्म में मेरे साथ जुड़े हुए थे। वैसे तो सोल का ना कोई जेंडर होता नहीं है, क्योंकि हम कई जन्मों में स्त्री, कई जन्मों में पुरुष बनते हैं, ठीक है ना। पर ये बनते कैसे मालूम है, ये भी मैंने अनुभव किया कि अगर आप स्त्री के रूप में आपने बहुत दुख देखा और आपके दिमाग में बार बार आता भगवान मुझे औरत मत बनाना किसी जन्म में, आप अंदर से ना बार बार ऐसे एटीट्यूड डेवलप करती जा रही हो, तो और या नहीं तो फिर आप ना पुरुषों की तरह आप पुरुषों वाले काम कर रही हो, आप यानी कि आप सैनिक बन रही हो, आप लीडर बन के, पॉलिटिकल लीडर बन के आप गाइड कर रही हो, आप ऐसे लोगों के साथ जूझ रही हो, ऐसा ना कोई सामाजिक क्रांति ला रही हो, तो वो आपके अंदर जो पुरुष क्वालिटी आप पैदा करते हो ना, तो फिर आप जब अगला जन्म लेते हो तो फिर आपको वो पुरुष की क्वालिटी मिलती। अगर मेरे दिल में मरने से पहले अगर किसी के प्रति लगातार एक विचार चलता रहता है, मान लो, तो वो मेरे अंदर संस्कार के रूप में है ना एक बहुत बड़ी लेयर क्रिएट करता है। तो इसलिए जब इस जन्म में आऊंगा तो मैं उसका वापस वही संस्कार मेरे सामने आता रहेगा, और मुझे वो व्यक्ति तो जैसे ही सामने आएगा ना, मैं तुरंत उसके साथ अट्रैक्ट हो जाऊंगा। मेरे पास में देखिए कि जो थोड़े काफ़ी अच्छे परिवार के लोग भी आते हैं, और वो खुद हैरान हो जाते हैं कि मेरा अच्छा परिवार है, मेरी अच्छी पत्नी है, सब बच्चे भी हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है या पर्टिकुलर कोई महिला है, तो उसके साथ में बोले क्यों मेरा अटैचमेंट है, मुझे उसको देखते ही मतलब वो एक आत्मीयता महसूस होती है। तो जब मैं पिछले जन्म में लेकर जाता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि वो पिछले जन्म में दोनों मिलने से रह गए थे। तो मिठाई खा के कितनी खा लूंगा मान लो, तो क्या होता है कि सेक्स कर करके कितना कर लूंगा, तो या पैसा कमा के कितना कमा लूंगा मान लो, तो कहीं ना कहीं जाके है ना जब आप अति तक पहुंच जाते हो ना, एक्सट्रीम तक, तब फिर आप है ना उससे विरक्त होने लग जाते हो, और फिर आपके अंदर उसकी कामना समाप्त होने लग जाती है ऑटोमेटिकली। अगर मैं खाने पीने का पिछले जन्म में मेरे साथ कोई कमी रही, हाँ। और मैं पूरी तरह खाना मतलब मैं सप्रेस कर गया खाने को, तो मैं फिर इस जन्म में खाने की तरफ खूब भागूंगा ना। ओह अच्छा, बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा होता है। ऑपोजिट, क्योंकि मेरे अंदर लैकिंग की फीलिंग रही कि मुझे खाना नहीं मिला, मैं भूखा मर गया, तो वो इस जन्म में आते ही वो खाना देखते ही वो पागलों की तरह उसके पीछे भागेगा। सामान्य आदमी उसको गलत कहेगा, कहेगा पागल है, इतना खाने के पीछे भाग रहा है, अकल नहीं है इसके अंदर। लेकिन नहीं, मैं यूँ कहता हूँ हर आदमी संसार में है ना, नालायक है तो बिल्कुल नियम से नालायक है, और लायक है तो बिल्कुल नियम से लायक है। नमस्कार। जिंदगी और मृत्यु के बीच, यानी जन्म और मरण के बीच में जो ये छोटी सी जिंदगी है ना, बहुत सारी दिक्कतों को लेकर आ जाती है। खुशियां होती हैं, मगर जब दिक्कत आती है तो उसका पलड़ा हमें अक्सर बहुत भारी लगता है, और ऐसे में हमें आवश्यकता होती है किसी ऐसे मार्गदर्शक की जो हमें जिंदगी के मर्म को सिखा सके। और आज मैंने फिर से कोशिश किया है जिंदगी की तह तक पहुंचने की, जिंदगी को समझने की, और इस कार्य में मेरा मार्गदर्शन और आपका भी मार्गदर्शन करेंगे बहुत ही प्रख्यात व्यक्तित्व, रेकी हीलर हैं, रेकी हीलिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, नाम है उनका डॉक्टर NK शर्मा जी। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार, सबका नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपसे मेरी जो पिछली बातचीत हुई थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर, उसके बाद और भी बहुत सारे सवाल मेरे जहन में उभरने शुरू हो गए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो क्या
पास्ट लाइफ का हमारे इस जन्म में जो होने वाली बीमारियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसका आपस में कोई संबंध है या ये मनगढ़ंत है? हाँ, नहीं देखिए, वैसे देखा जाए तो आप आज जो भी हैं वो आप कल के परिणाम है। अच्छा, Simple प्रोडक्ट बात। ऑफ द पास्ट। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट हो ना भाई। कल जो बीज आपने डाले थे अब एग्जैक्ट उसकी शेडो है इस वक्त, यूं समझ लो आप। ठीक है। अच्छा, तो आज आपकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, आपके पसंद नापसंद जो होते हैं, आपका स्वभाव होता है, आपके कई प्रकार के अच्छे भाव, बुरे भाव, आपके डर, आपके आसक्ति, आपके कई चीज़ों के प्रति आसक्ति, लगाव, ये बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पूर्व जन्म से लेकर आ चुके होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि एक ही घर में जब 4 भाई पैदा होते हैं तो आपने देखा होगा एक भाई बड़ा आध्यात्मिक किस्म का होता है, एक दूसरा बड़ा बिजनेस किस्म का होता है, तीसरा बड़ा नालायक किस्म का निकल जाता है। आपने देखा ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अब बाप तो एक ही है, माँ बाप तो एक ही है, परिवार में संस्कार तो सब एक ही है। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि वो अपने अपने ठीक ब्लूप्रिंट के अनुसार जो पूर्व जन्म से लेकर आए हैं वो उसके अनुसार जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये बात भी समझना लोगों के लिए बड़ी जरूरी है कि अब जो भी है, अच्छा है बुरा है, बड़ा नियम से है जी। मतलब उसने उल्लंघन नहीं किया कुछ भी। अरे अब उसने अगर नीम के बीज डाले तो वो कड़वा फल भोग रहा है तो बिल्कुल नियम से भोग रहा है भाई। आप उसको कैसे कह सकते हो कि क्यों कड़वा फल भोग रहा है? अरे भाई बिल्कुल नियम से भोग रहा है भाई। मतलब सिंपैथी रखिए उससे। अब देखो क्या होता है कि जब तक कोई जाग के जीवन में कॉन्शियस चॉइस नहीं करेगा तब तक वो ऐसे गलत चॉइस ही तो करता रहेगा ना। तो एक तो हो गया कि भाई पूर्व जन्म से अब वो अनजाने में जाने में जो जो चुनाव करता गया, भाव कर्म क्रियाएं करता गया, उसका फल इस जन्म में उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तो एक तो वो लेकर आता है, फिर एक वर्तमान जीवन का भी जो हमारा चुनाव और हमारे जो कर्म होते हैं वो साथ में जुड़ते हैं, दोनों मिलकर फिर हमारा जीवन बन रहा होता है वास्तव में। सर, अब देखिए, तो स्ट्रेंथ किसकी है, पास्ट की या प्रेजेंट की? पास्ट तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है, समझ लो, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट लेकर आया है। अब मान लो कि मैं एक गाना लेकर आ गया हूं, एक पूरा का पूरा गाना। अब उस गाने में आप कहते नहीं ये 2 ढोलक के उस पे ताल बजाऊंगा तो आप इस जन्म में लगता है कि नहीं, जैसे आजकल वो मिक्स गाने बन रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसे तो अब मैं उसमें थोड़ी सी तबला बजा दूंगा, थोड़ा उसमें ये ऐड कर दूंगा, वो ऐड कर दूंगा। तो इस जन्म में हमें ना उसमें एडिशंस करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, समझ लो एक प्रकार की, समझे ना। तो इस तरह से तो आखिरकार हम जो स्वभाव लेकर आ चुके होते हैं ना, हम जीते तो उसी स्वभाव में हैं। अब चाहे दुनिया उलट जाए आप अपने स्वभाव से मुक्त नहीं हो सकते। अरे आप कितने भी महान बन जाओ, ऊंचे उठ जाओ, आपका जो ओरिजिनल स्वभाव है ना वो तो आपके साथ रहेगा ही। अगर आपको देखिए अभी जैसे 2 आध्यात्मिक लोग हैं। एक आध्यात्मिक ऐसा आदमी है जो ये सब गाने, संगीत, नृत्य इन सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता। वो प्योर एकदम कोई विरक्त, लेक्चर्स, ज्ञान, वो सब यानी तो अपने आनंद में, मस्ती में मौन धारण करके रहना, वो उसका स्वभाव है। एक मैं आध्यात्मिक गुरु को देखता हूँ जो नाचता है, गाता है, मस्ती में। अब जैसे आज गुरु नानक जी जो थे वो तो संगीत और क्लासिकल के साथ जुड़े हुए थे। आपने देखा होगा जितने गुरुद्वारे हैं सब में खूब बढ़िया गाना गाए जाते हैं, बहुत बढ़िया क्लासिकल गाने, शब्द कीर्तन भी उनके चलते हैं जो होते हैं, है ना। लेकिन ऐसे भी धर्म है जहाँ बिल्कुल कीर्तन तक भी नहीं होता, बताओ, ऐसे भी होते हैं। तो ये सब क्या मालूम है कि अल्टीमेटली हमारा जो स्वभाव जो हम लेकर आते हैं वो हमारे साथ जुड़ा ही रहता है, पहली बात। और स्वभाव बदलना भी नहीं चाहिए मेरा। क्यों मालूम है, क्यों वजह क्या होती है कि वो स्वभाव जो आप लेकर आए हैं ना, आप जैसे से अगर आप जागते चले जाते हो, अवेयर होते चले जाते हो, तो वो स्वभाव में फिर अपनी मर्जी से उसको कम ज्यादा आप कर सकते हो। अच्छा, उतना ही भाई। मान लो मैं मेरा पुराना जो कर्म लेकर आया हूँ उसमें मुझे खाने का शौक है सपोज, तो मैंने अब मैं अवेयर हो गया तो अब मैं खाने के पीछे नहीं भाग रहा हूँ।
मैंने अपना लेकिन मेरे पोस्ट अंदर वो अगर मुझे कभी कोई एक अच्छी चीज चखा देगा तो मैं दिल से तारीफ जरूर कर लूंगा, क्योंकि मैं खाने का शौकीन हूँ भाई, मान लो, तो वो थोड़ी छोड़ दूंगा। और समझना, मैं ऐसा इतना निराशक्त थोड़ी हो जाऊंगा कि मैंने अच्छी चीज खा भी ली और मैं चुपचाप बैठा हूँ ऐसे। तो ऐसा तो मैं करूंगा नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए क्या होता है कि जो वास्तविक जो स्वभाव होता है ना, वो तो अंदर रहता है। साक्षी भाव से या ध्यान से है ना, हम उसको अपने मर्जी से कम ज्यादा करते हैं, यूं समझ लो, बस ये फर्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा कि ये जो दिक्कतें और जो रोग वगैरह है, बीमारियां हैं, तो देखिए बीमारी का इसमें अगर ब्रॉड लेवल पे मैं अगर बात करूं तो बहुत सारी बीमारियां हमारी पिछले जन्म से भी होती है, लेकिन वो बीमारियां ये नहीं होती जो आजकल लाइफस्टाइल की डिजीजेस आ रही है। आजकल तो फ्रेश मिल रहे हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सब जो आ रहे हैं ना आजकल, जो जॉइंट्स पेन आ रहे हैं आप ऐसे, तो ये सब चीजें जितनी भी बढ़ रही हैं वो तो लाइफस्टाइल डिजीज हैं ओरिजिनली, जो कमानी पड़ती, जो एक जमाने में कमाते नहीं थे हम लोग। ठीक है जी। तो पर कौन सी बीमारी रहती है, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे कमर में दर्द हो, मतलब मैंने कोई भारी चीज नहीं उठाई मैंने कभी, और मैं कोई इतना बैठा हुआ जीवन भी नहीं जी रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे कमर में दर्द रहता है, एक कहीं कोने में कहीं एक दर्द है, ऐसा फील आता है। ठीक है, डॉक्टर को दिखाओ तो डॉक्टर कहता है जी नॉर्मल है बिल्कुल। ठीक है, तो पर आप कहते हो जी दर्द है मुझे, मैं उठने बैठने में दिक्कत होती है मुझे, तो वो सूक्ष्म स्तर पर है। देखिए फिजिकल लेवल पर कोई मशीन उसको माप नहीं पा रही है, पर वो सूक्ष्म स्तर पर है, वो दर्द की जो कंडीशन, तो उसका पूर्व जन्म से कनेक्शन होता है। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए हमारे पास एक महिला आई जयपुर में, वो उसने कहा कि सर मुझे पासले में जाना लेकिन मैं सो नहीं पाऊंगी। मैं बोला क्यों? बोले कि नहीं मैं कई सालों से मैं कभी सोई नहीं हूँ, मैं हमेशा ऐसे तकिया लगा के ऐसे एल शेप में लेट जाती हूँ क्योंकि मेरी कमर दुखती है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैंने सोचा शायद कोई उसकी स्लीप डिस्क कुछ होगा, कुछ प्रॉब्लम, मैंने कोई ज्यादा नहीं पूछा उसको। तो मैं उसको पास लाइफ में लेके चला गया, और जब गया तो उसने देखा कि वो एक राजकुमारी थी और घुड़सवारी करते करते गिर गई, और उसी समय उसकी मौत हो गई, और उसकी चोट जो है ना उस समय एक पत्थर से उसके कमर में लगी थी। अच्छा। और उसी समय उसकी मृत्यु हुई। तो अब वो जैसे ही मैंने वहां रिलीज किया ना वो दर्द, वहां से उस घटनाक्रम को मैंने उसके माइंड से रिलीज किया, तो जैसी मैंने सजेशन दिया उसको उस अवस्था में कि अब आप सीधी लेट सकती हो क्योंकि वो दर्द मैंने आपका रिलीज कर दिया है। वो सचमुच में वो महिला जो है वो उस ट्रांस अवस्था में पूरी सीधी लेट गई, और फिर वो अपना और भी जो आगे देखना था वो देखती रही, लेकिन जब वो लौट करके आई तो वो आश्चर्यचकित हो गई कि मैं सीधी कैसे लेट गई, ऐसा कैसे हो गया। तो मैंने कहा कि भाई आपका तो खाली छोटा सा प्रॉब्लम था, और उसके बाद में उसको दर्द आया ही नहीं जिंदगी में वापस कभी भी। तो इस तरह की घटनाएं जो मैंने भी देखी। देखिए शुरुआत में तो मुझे जब मैं इस फील्ड में आया प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, तो मुझे नहीं पता था कि पूर्व जन्म से भी कोई ऐसे तकलीफों का कोई कार्मिक कनेक्शन होता है, ऐसा मुझे नहीं पता था। सही बात है, मुझे भी नहीं पता था। देखिए मेरे पास सबसे पहला जो केस आया था ना, उसने मेरी आंखें खोली, वरना मैं तो शायद रोग के साथ तो पूर्व जन्म का कर्म मैं जोड़ता ही नहीं कभी जिंदगी में, पर उसके बाद फिर मैंने जोड़ना शुरू किया। एक लड़की आई भारतीय चेन्नई से, जिसके ना जॉइंट्स पेन थे सारी बॉडी में, 26 साल की उम्र थी। तो मैंने सोचा उसको खान पान का उसको मैंने प्रोग्राम दिया, मैंने कहा भाई एक्सरसाइज कर, खान पान ठीक कर, क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं था कि पूर्व जन्म से कनेक्शन हो सकता है। लेकिन जब पिछले जन्म में गई तो पता चला कि वो पहाड़ से फिसल के गिर गई थी, तो उसके गिरने के कारण पूरे उसके जॉइंट्स में उसको चोट लगी थी जबरदस्त। अच्छा। उसके बाद वो मर गई थी वहां पे। तो वो मैंने उस घटनाक्रम को देखिए पास्ट लाइफ का एक खूबी क्या मालूम है, इफ यू रीलाइव द एक्सपीरियंस इट इज रिलीव्ड। कितनी अजीब बात है सर। इफ यू रिलीव वो पेन तो और मतलब एग्रीवेट हो जाना चाहिए। हाँ नहीं, तो वो जैसे ही मैंने उसको एक्सपीरियंस को रीलाइव करवाया ना, वो करवा के फिर उसके वो एक प्रकार से सरफेस पे आ जाता है जो अंदर दबा हुआ था, और उसके बाद हम उसको रिलीज करने की एक तकनीक होती है हमारे उसमें थेरेपी में, वो हम जैसे ही हमने कर दी, और उसके बाद जब वो लौट करके आई तो मैंने उसको पूछा कि भाई आपको कोई जॉइंट्स अभी कैसे हैं, जरा एक बार चेक कर लो अपने। तो उसने कहा कि सर अभी तो बिल्कुल दर्द नहीं है।
तो फिर ऐसे भी मुझे भी देखिए डाउट उस समय क्या आया भाई, शायद रिलैक्सिंग कंडीशन में थी तो हो सकता है दर्द को थोड़ा आराम मिल गया हो, पर ये घर जाके उसको दर्द वापस आ सकता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन घर जाओ, फिर बाद में हम फिर और बात करेंगे। फिर महीने भर के बाद ऐसे ही एक बार फिर कॉल आया उसका, तो मैंने ऐसे ही उसको पूछा भाई तेरे दर्द वर्द कैसे हैं? तो उसने कहा सर दर्द तो उसी दिन गायब हो गया, उसके बाद तो आया ही नहीं वापस। तो फिर मुझे बड़ा मतलब मैं खुद भी हैरान हुआ कि इसका मतलब ये था कि कई बीमारियां हमारी सटल लेवल पर रहती है, मतलब वो सेल मेमोरी होती है। हाँ, वो सेल मेमोरी होती है, और वहां से वो सूक्ष्म स्तर पर जैसे ही निकली तो फिजिकल लेवल पर जो उसका असर हमें अनुभव हो रहा था वो खत्म हो जाता है। इसी तरह एक लड़का हमारी क्लास में ना, जब हम पास्ट लाइफ टीचर कोर्स यानी कि थेरेपी कोर्स सिखा रहे थे, उस समय एक लड़के को हमने सबको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बुलाया। तो वो भी स्टूडेंट ही था, तो उसको सर दर्द बहुत रहता था, लेकिन वो सर दर्द का कारण जो था एग्जैक्टली डॉक्टर कोई पकड़ तो पाया नहीं। तो मैं क्लास में आया हुआ था, तो मैं उसको लेके चला गया ऐसे पास्ट लाइफ में। तो पता चला कि उस पे ना, जब वो एक किसान था तो किसी ने ना पीछे से उसके ऊपर एक बड़ी कुल्हाड़ी मार दी थी सर के ऊपर, और उसका सर यहाँ से कट गया था पूरा, तो उसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। तो उसका वो दर्द उस समय का, जब मैंने उसको रिलीज किया और उसको बुलाया वापस, तो उसके बाद से उसका सर दर्द फिर वापस नहीं आया। तो इस तरह की घटनाएं, मतलब जैसे एक देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। मेरे पास एक एयरपोर्ट अथॉरिटी के बहुत बड़े इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर है, वो मेरे पास आए थे। उनको ना डायबिटीज कई सालों से थी, लेकिन उनका डायबिटीज कम नहीं हो रही थी। अच्छा। वो सब करके देख लिया, खाना पीना ठीक कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। वो कहते सर मेरा शुगर अभी भी हाई रहती है। तो वो कई साल के बाद मुझे मिले, तो मैंने कहा यार तुमने इतना सब कुछ किया, सीखा है मेरे से, तो डायबिटीज क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हो? वो था गुरुजी पता ही नहीं चल रहा है, बोले कि अब एक बार मुझे पास्ट लाइफ का करवा दो जी। तो हमारा ग्रुप सेशन हो रहा था एक बार एक होटल में करोल बाग में। तो फिर मैंने उनको बोला आप जाओ इस बार पास्ट लाइफ में। चला गया तो उसने क्या देखा, वो एक सिपाही था एक समय में, और वहां पर ना उसके यहाँ पे पेट में यहाँ पर गोली लगी थी। अच्छा। वो गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई थी। तो अब देखिए, हालांकि डायबिटीज का कारण जो है वो हमेशा पास्ट लाइफ से होता है ऐसा नहीं है, पर ये उसकी डायबिटीज चूंकि ठीक हो नहीं रही थी, मतलब सब कुछ करने के बावजूद भी, तब जाकर फिर ये पास्ट लाइफ का सहारा लेना पड़ा। नहीं तो शायद तो अधिकतर लोगों की तो 99% तो मैं समझता हूँ कि लोग थोड़ा सा लाइफस्टाइल ठीक करते हैं तो शुगर उनकी ठीक हो जाती है। मान लो वो तो बिल्कुल एकदम ऑब्वियस फैक्ट है। लेकिन और ये शक मैं भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो कई सालों के बाद जब मुझे मिलकर कहता है सर मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो फिर मुझे शक आया कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, जब ये इतना अच्छा जीवन जी रहा है। तो फिर मुझे लगा कि चलो एक बार वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसे फिर 2-4 एक्सपीरियंसेस जब मेरे लाइफ में हुए, तब फिर मुझे लगा कि हमारी कई बीमारियां जो है ना, कई बार जो डॉक्टर किसी MRI में, कैट स्कैनिंग में नहीं पहचान पाता, और तो उस कंडीशन में फिर उसको पास्ट लाइफ में जाकर उसको रिलीज किया जा सकता है। और उसको कोई ऐसा रिलीज नहीं करते कि उसको घर आने के बाद में 2-4 दिन के बाद ठीक होगा, ऐसा भी नहीं है। गया नहीं और आया नहीं 1 घंटे के बाद, तो वो समझो वहां छोड़कर ही आता है, यूं समझ लो बस उसी समय वो परमानेंटली ठीक हो चुका होता है। ये सबसे बड़ी बात है। सर ये वाला कौन सा साइंस है कि आप उसे पास्ट लाइफ में लेके गए और आपने रिलीज करवाया और वो रिलीज हो भी गया? हाँ। मतलब सेल उस बात को उसके बाद से भूल जाता है कि ये पेन मुझे कैरी करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि जब आप देखिए सबकॉन्शियस लेवल पर जब आप ऐसी चीजों को उसको एक रिलीज करने का ना एक तरीका होता है। हम उसको एक आकार देते हैं, उसको कलर देते हैं, उसको रिलीज करने की उसको तकनीक बताते हैं उसको। तो उसके कारण जब वो उसको रिलीज करता है ना, तो उसके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों लेवल पर जो है ना वो वहां से हट जाती है। तो उसके और फिर हम उसको वहां पर क्या करते हैं, एक हीलिंग मोडेलिटी भी इस्तेमाल करते हैं वहां पे। अच्छा। जिससे उसको लगे कि मेरी भले ही वो प्लेसेबो इफेक्ट भी हो, चाहे वो सबकॉन्शियस इफेक्ट भी हो, पर उसको वहां पे उसके एक पर्टिकुलर हीलिंग करवा कर उस अंग को वहां पे स्वस्थ अवस्था में दिखाते भी हैं वापस। तो इसलिए जब वो लौट करके आते हैं ना, तो वो ही स्वस्थ अवस्था वो अपने अंदर फील करते हैं। फिर ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो मेरा भी बनाया था यूट्यूब के ऊपर कि
हमारी कई बीमारियां जो है कई बार पूर्व जन्म से जुड़ी हुई होती है, पर सारी की सारी नहीं। जैसे आज कैंसर हो गया है, कि डायबिटीज हो गई है, जॉइंट्स पेन हो गए, तो भैया ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं और हर चीज को पास्ट लाइफ के साथ जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। मैं ऐसे कहता हूं जनरली, ठीक है ना। और पर हाँ, पास्ट लाइफ से एक चीज जो है आपके साथ, देखिए दो चीजें हमारे साथ जुड़ती है। एक तो पास्ट लाइफ से आप क्या स्वभाव और कमी या ज्यादा कुछ जीकर आ रहे हो कि जिसके कारण आपके अंदर पैदा होते ही खाने का शौक है, खाने का शौक नहीं है, सेक्स का शौक है, सेक्स का शौक नहीं है, धन का शौक है, धन का शौक नहीं है, समझे ना, आध्यात्मिक शौक है यानी तो सांसारिक शौक है। तो ये जो आप स्वभाव पूर्व जन्म से लेकर आते हैं, वो स्वभाव आपको या तो बहुत सारे सांसारिक वासनाओं में लेकर जाएगा, तो फिर वासनाओं में जाएगा तो फिर उसका भुगतान उसको करना पड़ता है। तो अब मैं, अगर आप कहो कि साहब क्या रोग का कारण कोई पिछले जन्म से है, तो मैं कहूंगा इस मायने में है कि आप रोगी बनने के सारे साधन अपने साथ लेकर आते हो और फिर बाद में उस रोगी की तरफ भाग जाते हो आप। यूं समझ लो। क्यों, देखो ना, अगर मैं खाने पीने का पिछले जन्म में मेरे साथ कोई कमी रही और मैं पूरी तरह खाना, मतलब मैं सप्रेस कर गया खाने को, तो मैं फिर इस जन्म में खाने की तरफ खूब भागूंगा ना। ओह अच्छा, तो बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा होता है। ऑपोजिट, क्योंकि मेरे अंदर लैकिंग की फीलिंग रही कि मुझे खाना नहीं मिला, मैं भूखा मर गया, तो वो इस जन्म में आते ही वो खाना देखते ही वो पागलों की तरह उसके पीछे भागेगा। सामान्य आदमी उसको गलत कहेगा, कहेगा पागल है, इतना खाने के पीछे भाग रहा है, अकल नहीं है इसके अंदर। लेकिन नहीं, मैं यूं कहता हूं, हर आदमी संसार में है ना, नालायक है तो बिल्कुल नियम से नालायक है, और लायक है तो बिल्कुल नियम से लायक है। सर आप ना ऐसे लोगों के प्रति बहुत हमदर्दी जगा देते हैं। नहीं, हमदर्दी क्यों होता है, नहीं देखिए कारण क्या होता है। हाँ। देखो अभियोगिता जी, आपको समझना क्या मालूम है, आज एक अंधे वासनात्मक आदमी को खुद को नहीं मालूम व्हाई ही इज आफ्टर फूड, सेक्स और मनी और नेम फेम। उसको खुद को नहीं मालूम है, बता रहा हूँ। क्यों मालूम है, वो पिछले जन्मों से उन चीजों को अपने अंदर कमी महसूस करता हुआ आ रहा है, इसलिए वो उसकी तरफ भाग रहा है। ये अनुभव मैं इसलिए बता सकता हूँ कि चूंकि मेरा वीडियो में मैंने अपने जन्म के अंदर मैंने डाला था कि मैं पिछले जन्म में जब एक साधु बाबा था, मैं अपने आश्रम में, तो मैंने उपवास कर करके लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत उपवास किए, और मैं पानी पर रहता था, लेकिन अंदर खाने का मन कर रहा है लेकिन सप्रेस करता था। मन में खाने की लालसा है कि यार खाना खा लूं, लेकिन दुनिया मेरे को सारे शिष्य मुझे गलत समझ लेंगे, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, समझे ना। ओरिजिनली मेरे अंदर खाने का भूत है, पर मैं उपवास जानबूझकर कर रहा हूँ, मेरा मन खाने का कर रहा है, फिर मैं उसको रोक रहा हूँ। मैं ना वो क्या बोलते हैं, अपनी इमेज बनाने के लिए मैं 21 दिन का महाराज ने खाना नहीं खाया आज, अरे 1 महीने से महाराज पानी पे हैं जी, तो ये बोलता है ना, उस तरह की साधनाएं करता था उस समय। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, जब मैं इस जन्म में पैदा हुआ ना, तो मैं खुद हैरान होता हूं कि जहां मेरा 25 साल तक का जीवन, यानी कि 20 साल तक समझ लो, 25 साल भी नहीं, इतना खाने पीने का दीवाना, इतना खाने पीने का दीवाना कि बस मतलब 50-50, 60-60 पूरियां खा क्या बात कर रहे हैं सर? अरे मैं पूछो मत, और हर वक्त मिठाई के पीछे, नमकीन के पीछे, कभी पानी पूरी खा रहा हूँ, कभी वो खा रहा हूँ, मतलब मैं, बल्कि चटोरा वर्ड जो बोलते हैं ना, तो मुझे लोग जो ना चटोरा बोलते थे, और मैं खुद भी हैरान था कि यार मैं ऐसा क्यों पागलों की तरह खाने के पीछे भागता हूँ, मुझे मालूम नहीं था। हाँ। लेकिन ये तो अभी मैं जब इस प्रकार के क्या चिकित्सा पद्धति में आया हूँ, तब मुझे जाके समझ में आया कि यार इसका मतलब था कि जो मैंने सप्रेस किया, अब उसके कारण मैं इस चीजों के पीछे भागा। लेकिन 20 साल के बाद में फिर मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया, मैं बता रहा हूँ, जो कि आज जरा सोचो 50 साल से मैं खाने का सारा शौक अंदर है, यानी कि मुझे अगर मैं खाऊंगा तो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी और टेस्टी फूड खाऊंगा, वो ना खाऊंगा नहीं, ये तो मेरे अंदर अभी भी छुपा हुआ है। हाँ। इसका मतलब है कि मेरा जो खाने का चटोरापन है वो गया नहीं है, अंदर बता रहा हूँ, लेकिन वो आज अब नहीं है। इसका कारण क्या है, क्योंकि मैं पूरी तरह फलाहारी प्राणी बन गया हूँ। आप जरा सोचिए, एकदम इस एक्सट्रीम पे खाने पीने वाला चटोरा एकदम फलाहारी प्राणी बन गया,
ना मैं मतलब मैं नॉर्मल लोगों की तरह रोटी दाल भी नहीं खाता पूरी तरह आप से। सिर्फ फ्रूट्स पे मैं रहते हैं? फ्री रोटी दाल खाता हूँ, एक हाँ। बार दिन में थोड़ा अनाज खाता हूँ, हाँ। मतलब मैक्सिमम रॉ खाता हूँ, फ्रूट्स नट्स, बाकी समय थोड़ा सलाद खा के थोड़ा अनाज खाता हूँ बस। तो मेरा खाना बहुत कम है, अनाज कम है, मतलब जो नॉर्मल लोग खाना खाते हैं। और बाकी जो चीजें खाते हैं ना सब ये वो सब मेरे जीवन में नहीं है, मतलब इस तरह से। तो इसका मतलब है कि कहाँ मैं इतना चटोरा आदमी और कहाँ मैं एकदम इस एक्सट्रीम पे आ गया। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि मैंने वो चूंकि आध्यात्मिक जीवन भी जिया था, क्योंकि मैंने आध्यात्मिक साधनाएं भी की थी, तो उसका परिणाम मुझे इस जीवन में ऑटोमेटिकली वो भुगतान करके भोग के अच्छा अब अगर पिछले जन्म में अगर मैंने वो उपवास का कर्म नहीं किया होता तो इस जन्म में मैं चटोरा नहीं बनता। चटोरा बना तो क्या हुआ, मेरी दोनों किडनी खराब हुई। तो अब मेरी दोनों किडनी अगर खराब हुई तो अब आप पूछोगे साहब इस रोग का कारण क्या है? कि रोग का कारण तो अपारेंटली तो दिखने में तो लगता है कि अरे भैया 25 साल से घटिया खाना खा रहा है, मर जाए वैसे खा रहा है तो गड़बड़ तो होगी ना भाई। तो अब लोग तो ऐसे ही कहेंगे ना, और मैं भी ऐसे ही मानता। लेकिन जब अगर मैं ओरिजिनल रूट कॉज की तरफ जाऊं तो मैं कहूंगा नहीं, मेरा ओरिजिनल रूट कॉज मैं क्यों फूडिस्ट हूँ, यानी कि मैं खाने के पीछे इतना दीवाना क्यों हूँ, मैं सेक्स के पीछे इतना दीवाना क्यों हूँ, मैं धन के पीछे नाम के पीछे क्यों इतना दीवाना हूँ, या लग्जरी के पीछे दीवाना क्यों हूँ, वो मुझे तब जाके पता चलता है। तो इसका मतलब है कि रूट कॉज जो है ना किसी भी बीमारी का, हमेशा उसके पास कर्मा से वो कम या ज्यादा जो भी लेकर आया है उसके परिणामवश वो जो है इस जन्म में वो चॉइसेस करता है वो। यानी सर अगर मैंने इस जन्म में आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया, आप ढंग से नहीं खा रहे, आप फलाहार की तरफ चले गए, दो इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या ये अगली लाइफ में जब ट्रांसफर होगा तो क्या फिर से आपको इन चीजों की आवश्यकता अधिक हो जाएगी? नहीं, देखिए क्या होता है, कुदरत का नियम क्या मालूम है, जब आप किसी भी चीज की अति को देख लेते हैं ना, अतिरेक जो बोलते हैं ना, कि जैसे आपने खाने को भोग लिया, खूब भोग लिया, तो देखिए कहीं ना कहीं हर चीज का नियम है कि भोग से योग आता है हमेशा कि आप अगर किसी चीज की अति तक जाकर उसकी जो बोलता है ना निरर्थकता, आप जब समझने लग जाते हो, मान लो अब मैं पानी पूरी खा रहा हूँ, खा के कितनी खा लूंगा, फिर एक समय आएगा तो लगता है पानी पूरी देख के भी मन नहीं करेगा, ऐसा होता है ना। तो मिठाई खा के कितनी खा लूंगा मान लो, तो क्या होता है कि सेक्स कर करके कितना कर लूंगा, तो या पैसा कमा के कितना कमा लूंगा मान लो। तो कहीं ना कहीं जाके है ना, जब आप अति तक पहुंच जाते हो ना, एक्सट्रीम तक, तब फिर आप है ना उससे विरक्त होने लग जाते हो और फिर आपके अंदर उसकी कामना समाप्त होने लग जाती है ऑटोमेटिकली। आप समझे ना। तो मैं देखिए मेरे जीवन में जो कामनाएं वासनाएं दब गई थी, या जिसको मैं कहता हूँ दबा दी गई थी बुद्धि से जानबूझ करके, तो उसका असर मुझे इस जीवन में भोगना पड़ा। तो वो अब ये सारी चीजें अब मैंने खत्म कर ली, मतलब जैसे लोगों को खाने की भूख होती है, सेक्स की भूख होती है, फलानी भूख होती है, वो सब चीजें मैंने इस जन्म में काफी हद तक खत्म कर दी है। तो इसीलिए आज मुझे अब मैं पागलों की तरह, मतलब मैं अटपटी या फालतू चीजें नहीं खाता जीवन में। मैं तो बगैर भूख के मुंह में पानी भी नहीं पीता, मैं तो ऐसा आदमी हूँ। तो मतलब इतना नियंत्रण जो आ गया ना, वो क्यों आया? वो कोई मैं जानबूझ करके दबा नहीं रहा हूँ, मेरे अंदर एक अवेयरनेस आ गई है कि भाई शरीर मांगेगा तो दे दूंगा, नहीं मांगे तो मैं क्यों फालतू में दूं भाई, और दूं तो अच्छी क्वालिटी की चीज क्यों ना दूं, मैं घटिया सामान क्यों दूं मेरी बॉडी को। तो देखिए क्या होता है, ध्यान और अध्यात्म का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं जिस चीज से रोग और दुख पैदा हो रहा है ना, कष्ट पैदा हो रहा है, आप उस चीज का कारण हटा देते हो, तो फिर आप जीवन में हर पल परम आनंद में जीते हो। तो आज मैंने वो साक्षी भाव से ध्यान के माध्यम से जब वो चीज मैंने अचीव कर ली, तो अब मेरे लिए दुखी होना मुश्किल, अब मेरे लिए रोगी होना मुश्किल। क्यों? अब वो कारण मैं देता ही नहीं हूँ। अब समझे ना, इस तरह से। तो क्या होता है कि ये प्यास चाहिए लोगों में कि मुझे बीमार नहीं पड़ना जी, मुझे दुखी नहीं होना जी। ये प्यास नहीं है तो क्यों कोई आदमी खोज करेगा? समझे? इस तरह से क्या है कि तो रोग जो है वो सिर्फ इस जन्म के खान पान से ही नहीं है, बल्कि उस खान पान के पीछे जो तुम्हारी मानसिकता है, जो हाँ, वो तुम पूरे जन्म से लेकर आए हो। बस बाप रे। अगर कोई आदमी कहता है कि ये औरतों के अंदर बड़ा डूबा रहता है जी, तो वो उसके सेक्सुअल प्रॉब्लम पिछले जन्म से आ रही है। ये कहता है ये सब पैसों का दीवाना है जी, और कुछ बड़ा स्वार्थी है, कुछ देखता ही नहीं है, तो वो पास्ट लाइफ से कर्मा लेकर आया है।
इसलिए वो उस तरफ भागे जा रहा है। जब तक वो उसको भोग के 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म पूरा भोग के उसकी निरर्थकता नहीं समझ लेगा ना, वो उससे मुक्त नहीं होगा। मतलब अगर बंदा इसी वक्त उसकी निरर्थकता समझ के उसको कंट्रोल कर ले, हाँ। तो यहीं पे कट हो जाएगा कॉर्ड। होता है ना, देखो ना, अब आप जरा सोचो कि आज देखिए मेरे पास में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पैसे वाले अमीर लोग आते हैं, अरबोपति, वो कहते हैं कि सर है तो बहुत कुछ है हमारे पास, इतना करोड़ का मैं आसामी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब अल्टीमेटली मैं अपना स्वार्थ देख देख के मुझे कुछ मिला नहीं, बल्कि मैं दुखी होता गया। अब मुझे लगता है आई मस्ट डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड, मुझे शांति की खोज चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखो, चाहे बिल गेट हो, चाहे एलन मस्क हो, कि चाहे और कोई भी दुनिया के बड़े से बड़े, इन सब के भीतर कहीं ना कहीं कोने में है ना, ये सब जानते हैं कि कितना भी करोड़ों रुपया रहने दो ना, कितनी बिल्डिंगें रहने दो ना, वो मेरे मन के अंदर है सिर्फ। आप जरा सोचो, आप कहती साहब मेरी कनाट प्लेस में 5 मेरे शोरूम है जी, बड़े बड़े, तो आपके दिमाग में है ना, समझे ना, और आपको सेटिस्फेक्शन है कि मेरे 5 बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो भाड़ा आता है जी जबरदस्त ऐसे, लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा बैंक में जा रहा है, आप उसको रख भी रहे, आपके सामने समस्या क्या आ रही, खर्च कर भी साला कितना खर्च करूं मैं, ठीक बात, समझे ना। तो कहीं ना कहीं जाके ना आदमी को लगता है मैं करूं क्या इन पैसों का, 5000 करोड़ पड़े जी, 500 करोड़ पड़े जी। हाँ, बिजनेसमैन है तो वो तो मल्टीप्लाई करता होगा, अलग बात है, लेकिन सवाल यहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं धन की अतिरिक्तता अति में जाकर भी है ना, वो उसके निरर्थकता को और समझ जाते हैं कि इससे कोई प्रेम और शांति और आनंद महसूस नहीं होता, एक अहंकार जरूर डेवलप होता है उससे। प्रेम, और आपने जो आनंद की बात की सर, मुझे अभी के आजकल के समय में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, उनमें ना रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपने बात की थी कि इंसान जो है कई बार एक व्यक्ति से नहीं खुश हो पाता, उसे लगता है कि उसे पार्टनर्स चेंज करने चाहिए। हमारे धर्म में मतलब एक पत्नी पति वाला रूल हमेशा से रहा है, लेकिन अब वो चीज़ें यहाँ पे भी बदलनी शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे लोग रिलेशनशिप में उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, उनके एक से भी अधिक लोगों के साथ उनके अफेयर्स रहते हैं। ऐसे को लोगों ने उसको पॉजिटिव वो देने के लिए कहा है कि हमारा ना पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम की स्टोरी है, पिछले जन्म में कुछ अधूरा रह गया था, उसे पूर्ण करने के लिए इस जन्म में ऐसा हो रहा है। क्या ये वैलिड पॉइंट है? क्योंकि जी इसमें बहुत बड़ी एक सच्चाई कुछ हद तक भी है। देखिए, कुछ संबंध लोग जो बनाते हैं ना, वो वासनात्मक संबंध होते हैं, थोड़े दिन बनाकर अपना स्वार्थ मतलब पूरा करके उससे मुक्त होने की कोशिश करते हैं। मतलब जब उबाहट हुई तो आप छोड़ बस गए। वहाँ वो उबाहट हुई थोड़ी, यानी तो टेम्पररी वो वासनात्मक गुभार आया। हाँ। और वो थोड़े 1-2 साल चला। हाँ। और उसके बाद में उससे तंग आ गए, बोलते हैं ना, उससे मुक्त फ्री हो गए, फिर उसको या तो मार पीट देंगे उसको और यानी तो उससे मुक्त होने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो ये तो ऐसे लोग भी जनरली कई बहुत सारे होते हैं और उनको इंटरेस्ट उसी तरह का भी होता है। लेकिन मेरे पास में देखिए कि जो थोड़े काफ़ी अच्छे परिवार के लोग भी आते हैं और वो खुद हैरान हो जाते हैं कि मेरा अच्छा परिवार है, मेरी अच्छी पत्नी है, सब बच्चे भी हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है या पर्टिकुलर कोई महिला है तो उसके साथ में बोले क्यों मेरा अटैचमेंट है, मुझे उसको देखते ही मतलब वो एक आत्मीयता महसूस होती है। तो जब मैं पिछले जन्म में लेकर जाता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि वो पिछले जन्म में दोनों मिलने से रह गए थे और वो मतलब इसकी मृत्यु हो गई थी कैसे एक्सीडेंट से या किसी से, तो वो उसके प्रति जो लगाव था वो लगाव वहाँ पूरा नहीं हो पाया। तो अब वो क्या होता है कि अब वो उसके आसपास कहीं ना कहीं वापस टकराएगा इस जीवन में, क्योंकि उसके प्रति आकर्षण है। तो उसको भी नहीं मालूम कि उसका आकर्षण क्यों है इसकी तरफ, इसको नहीं मालूम इसका आकर्षण इसकी तरफ क्यों है। जो कहता है सोल अट्रैक्शन, जो आप कहते हैं ट्विन फ्लेम, तो ये बिल्कुल हकीकत है कि आधे अधूरे हमारे प्रेम जो पिछले जन्मों से असफल रह जाते हैं या हम छूट जाते हैं या हमारा प्रेम था और हम तुरंत मर जाते हैं कई बार और वो पूरा प्रेम हम भोग नहीं पाते हैं, तो वो इस जन्म में हमारे यहाँ तो आसपास कहीं दोबारा कहीं किसी न किसी रूप में आएंगे। और या नहीं तो अगर इस जन्म में मान लो इस जन्म में सामाजिक मजबूरियों में हम शादी पट कर जाते हैं, जल्दी कर जाते हैं, तो फिर वो अब वो सोल हमारे पास आ नहीं पाती है, तो फिर वो हमारे आसपास किसी दूसरे रूप में आ रही होती है। तो आ रही होती है तो लोग उसको फिर गलत समझने लगेंगे, भाई अरे ये क्या दूसरी औरतों की तरफ देख रहा है, मान लो, पर एक्चुअली इनको नहीं मालूम कि उसके प्रति एक सिंसियर रियल एक पास्ट लाइफ का अट्रैक्शन है उसके अंदर, इसलिए वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन
फिर बाद में जाकर मैंने ये देखा कि जब मैं उसको 100 years आफ्टर, जब मैं 21-25 जैसे मैं आजकल लेके जाता हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ कि वो उसकी वाइफ बन चुकी है वापस उसकी, और या नहीं तो वो उसके वापस दोबारा घर में बेटी के रूप में आ गई है, या उसका हस्बैंड बन के वो आ गए और ये पत्नी बन गई, यूं मतलब उसके संबंधों में बदलाव आ जाता है, लेकिन वो मिलते जरूर है। देखिए क्या होता है, अगर मेरे दिल में मरने से पहले अगर किसी के प्रति लगातार एक विचार चलता रहता है, मान लो, तो वो मेरे अंदर संस्कार के रूप में है ना एक बहुत बड़ी लेयर क्रिएट करता है। तो इसलिए जब इस जन्म में आऊंगा तो मैं उसका वापस वही संस्कार मेरे सामने आता रहेगा, और मुझे वो व्यक्ति तो जैसे ही सामने आएगा ना, मैं तुरंत उसके साथ अट्रैक्ट हो जाऊंगा ऑटोमेटिकली, यूं समझ लें। तो इसलिए कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो पास्ट लाइफ से आ रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मैं ये बात देखिए, जैसे क्या कहते हैं कि अब वो अच्छा बुरा का जो दायरा है वो तो समाज निर्धारित करता है ना। अब हिंदू धर्म है या और भी कई जो धर्म है जहाँ पे एक ही मतलब पत्नी के साथ में या पति के साथ हर एक को रहना होता है, तो वो एक सामाजिक नियम है, एक्चुअली वो कोई प्राकृतिक नियम नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक नियम में देखिए, अब कौन सा किसका नियम मानोगे आप? अगर आप देखोगे कि मुस्लिम लोगों में अब 4-4 बीवियां रखते थे, और अच्छा सिर्फ मुस्लिम में रखते ऐसा तो मैं नहीं कहता, आप जब जितनी पुरानी कहानियां आप जब पढ़ते हो तो आप देखोगे कि हमारे दशरथ के 4 रानियां थी, और हम बड़े गर्व के साथ उसकी कथा वाचन कर रहे होते हैं कि दशरथ के 4 बीवियां थी। तो भाई कौन सी गर्व की बात है भैया, 4 बीवियां थी तो अब तुम्हारा समाज इसका मतलब ऐसा भी था कि जो मतलब राजा था तो वो तो 4 बीवियां रख सकता था। दशरथ जी की 3 बीवियां थी ना? नहीं 3 थी, कितनी थी? 3 थी, जो भी मतलब 3 थी, मैं तो इतना मुझे ध्यान नहीं है। तो अब किसी के एक राजा था, उसके 100 रानियां थी। अब ये सब कहानियां सुन के हम बड़े मजे लेते हैं, पर हमें समझ में आना चाहिए कि देखिए, पर ये 100 रानियां जो है कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि राजा था तो एक वासनात्मक दृष्टि से वो सब इकट्ठा करता था औरतों को, मैं ऐसा समझ के चलता हूं जहां तक मेरा ख्याल है। क्योंकि देखिए इसी तरह कृष्ण के भी महारानियों की बातें आती हैं, और भी कई बड़े बड़े लोगों की बातें आती है, तो कहीं ना कहीं औरतों को बचाने के लिए भी उनको शादी करके अपने पास लाके रखते थे कि जिससे आजकल महंगाई ज्यादा है सर, तो मुझे लगता है एक पत्नी ही काफी है। पिछली जो कहानियां जितनी राजा महाराजों की सुनते हैं, उन सब में उनके इतनी रानियां बोलते हैं ना, वो कॉमन बात थी। तो हिंदू में भी तो ऐसा रहा है ना। अब मुसलमानों में 4 शादियां करते हैं, तो वो उनका अब उनका वो सामाजिक नियम बिल्कुल नॉर्मल है उनके लिए अच्छा बुरा शब्द ही नहीं है वो, है कि नहीं? तो इस तरह से क्या होता है कि, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक को ही संभाल के जीना बहुत मुश्किल काम है, तुम 4 को तभी मैंने कहा तो 4 को कहाँ संभालने बैठोगे भाई? तो इसीलिए मैं, और सच्ची बात बोलूं कि हमेशा शिव पार्वती की तरह एक आइडियल बोलते हैं ना, राधा कृष्ण की तरह बोलते हैं ना आइडियल, एक सीताराम की तरह एक आइडियल कपल होना चाहिए बस। ये बहुत सारे वेराइटीज ऑफ लव अफेयर नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे आप जीवन को उतना मजे से जी नहीं पाते हो वास्तव में, ठीक है ना? हाँ, अब सोल अट्रैक्शन अगर किसी के साथ आ रहा है ना, तो आप उसको दूसरा रूप दे दो ना। कोई जरूरी थोड़ी है कि वो तो तुम्हारे साथ जुड़ के शादी ही करे। ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को। देखिए क्या होता है, शादी जो होती है ना, वो एक प्रकार से अक्वायर करना, जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज को पोसेस कर देना, अधिकार कर देना, रजिस्ट्री कर देना। तो अब सवाल क्या पैदा होता है, प्रेम जैसी चीज को जैसे तुमने अधिकार किया, प्रेम खत्म। ये उसका नियम है भाई। तुम अधिकार करते क्यों है? प्रेम तो स्वतंत्र करता है ना भाई, तो स्वतंत्र करो ना तुम। तो मतलब मैं यूं कहता हूं कि जनरली मैं आज भी कहता हूं कि पति पत्नी को है ना जीवन भर प्यार कर लेना चाहिए, फिर मरते वक्त शादी करनी चाहिए। क्यों? कमबख्त शादी होते ही प्रेम खत्म हो जाता है। मैम से बात करनी पड़ेगी इस विषय में। नहीं, मैंने मैडम को बोला क्योंकि मेरा लव अफेयर है ना, इसलिए। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं मैडम को बोलता हूँ कि एक और हकीकत बता रहा हूँ मैं। देखिए, शादी एक वास्तव में हमारा जो है सामाजिक एक समझो एक स्वीकृति है। हाँ। 4 लोगों के सामने उठा के लाया हूँ जी, मैं ऐसे नहीं लाया जी इसको। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी, हमारी एक्चुअल में मैरिज हुई ही नहीं। हाँ। 45 साल हो गए मेरे शादी को। और शादी कैसी थी मेरी?
चूंकि मैं तो लव अफेयर में लाया भाई। हाँ। तो मैं तो वो तो दूल्हा बन के तो गया ही नहीं कभी, मैंने कभी सेहरा पहना नहीं, कभी घोड़े पे चढ़ा नहीं, मैं तो ना मैंने कोई बैंड बाजा वाला बुलाया। मैंने तो एक आर्य समाज में गए। हाँ। एक 3-4 जो हमारे मित्र थे साथ में, एक माला उसने पहनाई, एक माला मैंने पहनी, और ताली बजा के और मिठाई का एक लड्डू का डब्बा, सबको 2-1 लड्डू देकर आ गए घर में। बस कोई न धूमधाम, न कोई पत्रिका, न कोई रिसेप्शन, न कोई ढोल बाजे। तो सर आज से 40 साल पहले आपने 45 साल पहले होता 45 साल पहले इतना बड़ा कदम उठाया आपने। हाँ जी, क्योंकि वो दोनों परिवार नाराज थे ना भाई, दोनों तैयार नहीं थे शादी के लिए। अच्छा। बड़ी मुश्किल से बना उसको मतलब उठा के लाया मैं कि भैया शादी तो करनी इसके साथ ही। लेकिन लोग नहीं जानते। देखिए, देखने में लगता है कि भाई मैं उनके परिवार से मैं लेकर आ गया, पर लोग नहीं जानते कि वो मेरे साथ 4 जन्मों से मेरे साथ चली आ रही ऑलरेडी। एंड शी वॉज वेटिंग फॉर मी एंड आई वॉज वेटिंग फॉर हर। और हमारा लव अफेयर का मतलब ये नहीं था कि हम कभी मिले या हमने लेटर वेटर भी लिखे, कभी नहीं मिले, बता रहा हूं। हम मिले किस ढंग से, क्योंकि उसके परिवार में आना जाना था, तो वो एक कोने से देखती थी, एक ऐसे दरवाजे से कोने से, मैं उसको कोने से देखता था, उतना ही बस। लेकिन कभी कोई बातचीत या कभी हम मिले या पार्क में अकेले मिले, कभी नहीं हुआ। सीधा एक ही बार में जब हम आपस में एक बार बैठे और पूछा शादी क्यों नहीं करती है, तो उसने कहा अब जो मन पसंद मिलेगा तो करूंगी। तो मैंने कहा कौन चाहिए, बोल मैं लेके आऊंगा तेरे लिए लड़का। हाँ। तो उसने बोला तुम। बस खत्म। मैंने कहा अब कोई नहीं रोक सकता। क्यों? मेरे दिल में भी वही बात थी, पर मैं बोल नहीं सकता था क्योंकि पारिवारिक एक वो दायरा था, एक रेस्ट्रिक्शन थी उसमें। तो इस कारण से तो क्या होता है कि हमारा अट्रैक्शन था, सोल अट्रैक्शन, आपस में हम दूसरों को बहुत पसंद करते थे, लेकिन ऐसे पब्लिकली हमने कभी ऐसे जताया नहीं कि भाई मैं इसके प्रति कोई मतलब प्यार कर रहा हूँ, भाव रख रहा हूँ, ऐसा कभी जताया नहीं हमने ना, उसने जताया। लेकिन एक बार जब मिले ना और एक ही बार में बात हुई, खट बात कर दी बस। तो होता क्या है मालूम है, ये सब चीजें ये सब क्यों घटी मालूम है घटना, क्योंकि मैं पूर्व जन्मों से वो मेरे साथ मेरा वेट कर रही थी और वो बस समय आया और वो घटना घटी और मैं उसको लेकर आ गया। माय गॉड, ओह गॉड। सर जो कहते हैं कि 7 जन्मों तक सेम पार्टनर मिलता है, तो अब आप मुझे बताइए, आपने तो देखा है। देखो 4 तो हो गए, 4 तो हो गए 5वां भी है। पिछले आगे के 100 साल के बाद में भी उसने देखा है कि मैं उस समय बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनने वाला हूँ, तो उसके साथ वो सर ये यहाँ पे या फिर वो आप दूसरे वाले प्लैनेट में, दूसरे वाले प्लैनेट पे जाएंगे आप? दूसरे वाले प्लैनेट में, मैं इधर रहूंगा इसी प्लैनेट में, लेकिन अगले जन्म में मेरा एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में जन्म है, लेकिन फिलैंथ्रोपिक, यानी कि जो जैसे आज टाटा जैसे फिलैंथ्रोपिक थे, तो मतलब उस टाइप का एक इंडस्ट्रियलिस्ट का मेरा वो बनेगा। तो उसमें मैं सामाजिक बहुत बड़े बड़े काम करूंगा उस समय। तो उस समय फिर ये वापस पत्नी बन के आ रही है। सर मतलब बैक टू बैक पार्टनर बने ये कोई तय नहीं है ना? नहीं तय। देखिए, कुनकुना प्यार होता है ना, कुनकुना, जिसको बोलते हैं ल्यूकवार्म, जिसमें पत्नी नाम की कोई जीव घर में है और पति नाम का जीव रात को कोई घर आता है। कुनकुना प्यार, ये नया प्यार सुना हमने, कुनकुना। ठीक है। ल्यूकवार्म का मतलब है कि एक्चुअल में कोई पूरा लगाव नहीं है। कल वो दुनिया से चली भी गई तो 2 दिन रो रो के चुपचाप बैठ जाएगा। अच्छा। मतलब उस तरह का प्यार है। और एक होता ना, एक ऐसा गहरा प्यार के उबला हुआ प्यार, सालों तक भी उसके दिल में वो बोलते ना वो चोट पहुंची रहती है। तो ऐसे भी लगाव होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हम चूंकि साथ में इसलिए चल रहे हैं कि जैसे आज भी 45 साल हो गए हमारे शादी होके, तो हमारे आपस में जो है वो एक जो लगाव है वो गहरा, वो आपने देखा होगा कि हम आज भी हमारे प्रोग्राम करते हैं तो हम दोनों का फोटो एक साथ ही रहता है। हमेशा साथ में ही रहते हैं हम लोग हमेशा। तो ये जो साथ है हमारा, ये कुदरत ने शायद हमें इस काम के लिए, मुझे लगता है कि शायद हमें भेजा है ये सब सिखाने के लिए। तो इसलिए हम दोनों साथ में जुड़ गए और वो भी सिखाती हैं, और तो हो सकता है कि अगले जन्म में फिर और आगे वो कुछ करें इस तरह से। मतलब आपका पर्पस ऑफ लाइफ दोनों का जो है वो सेम है, इसलिए हम साथ में जुड़ के चले आ रहे हैं कई जन्मों से, 3-4 जन्मों से। सर तो जो हमारी सोल फैमिली होती है, तो जो हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द आत्माएं हैं, वही बार बार रूप बदल के आसपास नहीं। देखिए, आपके बच्चों के साथ में अगर आपका प्यार होता है ना बहुत गहरा और आपका लगाव होता है तो वो आते, नहीं तो नहीं आते। अब देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जैसे मेरा लड़का है, मेरी लड़की भी है, और बहुत रेस्पेक्ट और प्यार है, आज भी है हमारे साथ में। लेकिन ओरिजिनली वो मेरे किसी भी जन्म में मेरे साथ में नहीं रहे,
बल्कि मेरी जो लड़की है वो अपनी माँ के साथ में 3000 साल पहले से आ रही है। क्योंकि वो 3000 साल पहले किसी आश्रम में एक शिष्य के रूप में उनकी वो देख रेख करती थी उस जमाने में। उस समय माँ नहीं थी ये उस समय। तो वो धीरे धीरे वो प्रेम पनपता पनपता वो साथ में उसकी बेटी ने इस माँ को चुन लिया, यूँ समझ लो। उसने मेरे को नहीं चुना बल्कि वो अपनी माँ को चुना, तो उसके कारण मेरी बेटी बन गई। तो अगले जन्म में वो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी उनका रिश्ता डेवलप हो जाए? नहीं, वो डेवलप तब होगा। देखिए क्या होता है, थोड़ा डेवलप नहीं होने के पीछे के नियम और भी है कि मैं है ना अपने, देखिए एज ए ह्यूमन बीइंग आई लव एंड रिस्पेक्ट देम, और उनको मैंने बहुत प्यार से सब प्यार दिया भी है, रखा भी है, लेकिन मेरा अटैचमेंट नहीं है किसी के साथ भी। वाह सर, निर्लिप्त होकर के आप इस दुनिया में। देखिए क्या होता है, मैं अंदर से अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सब सोल है, ये अपनी अपनी यात्राओं पे निकली हुई है, और ये आगे कुछ समय मेरे पास मेरे डब्बे में आके बैठ गई ट्रेन में, और अब ये मेरे थ्रू पास ऑन होके फिर ये आगे और कहीं निकल जाएगी। तो दे मस्ट, वो कोई मेरे से अटैच क्यों रहे, वो अपनी जर्नी पे भाई, और वो अपनी यात्रा पे है, तो वो आगे निकल के इस जन्म से निकल के फिर और किसी जन्म में आगे बढ़ जाएगी। तो अच्छी बात है, मिल गए तो अच्छी बात है, और नहीं मिले तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों? कारण क्या है कि अल्टीमेटली हम हजारों से प्यार करेंगे, तो अब हजारों के हजारों जो है वो किसी न किसी रूप में तो आपस में मिलते ही रहेंगे ना। अब देखिए आज मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं ना, जब मैं उनसे बात करता हूँ, जो पूर्व जन्म में लेके जाता हूँ ना, आपको जानकर के हैरानी होगी, सब कहीं ना कहीं मेरे आश्रम में या मेरे जीवन में किसी न किसी जन्म में मेरे साथ जुड़े हुए थे। मैं कभी कोई मेरे रिश्तेदार रिश्ते के रूप में था, कोई मेरे आश्रम में मेरा शिष्य था। तो मतलब जो भी मेरे आसपास आ रहे हैं ना, देखिए जैसे YouTube पे मान लो एक तस्वीर देखी, एक प्रोग्राम देखा, वो इतने हजारों लोगों को देखता है, उनको नहीं अट्रैक्शन आता, वो देखते कहता है इनके पास जाना है मुझे। हाँ। तो मेरे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं मुझे पता नहीं, वो आपका मैंने वीडियो देखा, देखते ही मुझे लगा कि सुना तो मैंने 10 लोगों को, पर मुझे लगा नहीं मुझे इसके पास ही जाना है, मुझे पता नहीं ये क्यों आकर्षित कर रहा है आदमी। तो वो ऐसा जो आकर्षण होता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि वाई डिड यू चूज मी, आपने क्यों मुझे चुनाव किया भाई मेरा? तो कहता है पता नहीं सर, आपको जब देखा तो लगा कि पता नहीं मैं आपसे कभी मिला हुआ हूँ, ऐसा मुझे लगता था, इसलिए मैं आपके पास चला आया। तो ये जब मैं उसको पास्ट लाइफ में जाकर फिर पूछता भी हूँ कि तू कौन से जन्म में मेरे साथ था भाई, तो वो बताता भी है कि सर मैं इस जन्म में आपके साथ था। सर पहचानते कैसे हैं वो पता नहीं, वो बोलता ना एक नेचुरल, उसको लगता है कि यार ये मेरा आदमी, मैं इसको पहचानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मुझे इसके अंदर अपनापन लग रहा है, ऐसा बोलता है ना। हाँ। तो वो एक नेचुरल सोल अट्रैक्शन उसके अंदर फील होता है, और वो अपने पास पहुंच जाता है अपने। मतलब सोल की अपनी आंखें होती हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी वाइब्रेशन होती है। हाँ। जहां पर उसके अंदर मेरी यादें उसके दिमाग में मेमोरी में है, तो वो जैसे ही मुझको देखता है तो एक अपनापन सा लगता है उसको, लगता है कि ये मेरा आदमी है यार, ये इस आदमी से मुझे मिलना चाहिए। वो एक अपने आप फीलिंग से आती है, बोलते हैं नेचुरल फीलिंग। हाँ, ऐसे तो, और ये मुझे भी आती है। मैं भी कई लोगों से जब मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है तो जन्मों से जानता हूँ मैं, तो इसको ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, वो मिलते उसके साथ जब रहने लगते हैं ना 1 घंटा 2 घंटा भी, तो लगता है यार ये तो मेरा ही आदमी है बस। लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, लव एट फर्स्ट साइट जो बोलते हैं, ये वाकई में ऐसा होता है। अरे वाह सर, ये जो सोल्स होती हैं, हम उसका कोई जेंडर होता है, मेल फीमेल? देखिए क्या होता है कि वैसे तो सोल का ना कोई जेंडर होता नहीं है, क्योंकि हम कई जन्मों में स्त्री, कई जन्मों में पुरुष बनते हैं, ठीक है ना। पर ये बनते कैसे मालूम है, ये भी मैंने अनुभव किया कि अगर आप स्त्री के रूप में आपने बहुत दुख देखा और आपके दिमाग में बार बार आता भगवान मुझे औरत मत बनाना किसी जन्म में, आप अंदर से ना बार बार ऐसे एटीट्यूड डेवलप करती जा रही हो, तो और या नहीं तो फिर आप ना पुरुषों की तरह आप पुरुषों वाले काम कर रही हो, आप यानी कि आप सैनिक बन रही हो, आप लीडर बन के, पॉलिटिकल लीडर बन के आप गाइड कर रही हो, आप ऐसे लोगों के साथ जूझ रही हो, ऐसा ना कोई सामाजिक क्रांति ला रही हो। तो वो आपके अंदर जो पुरुष क्वालिटी आप पैदा करते हो ना, तो फिर आप जब अगला जन्म लेते हो तो फिर आपको वो पुरुष की क्वालिटी मिलती, क्योंकि आपने फेमिनाइन क्वालिटी को कम करती चली गई आप, समझे ना, और आपने मेल क्वालिटी को बढ़ाती चली गई आप। तो उसके कारण फिर हमारा जो जेंडर है ना वो ऑटोमेटिकली ऐसे शिफ्ट होता रहता है। तो कई जन्मों में हम औरत होते हैं, कई जन्मों में हम पुरुष बन जाते हैं। और वैसे भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि लीडर पॉलिटिकल बनेगा या ऐसा बनेगा तो ही होगा। मैंने तो कई लोगों को लेके जाता हूँ, तो इस जन्म में भी कुछ नहीं है, पिछले जन्म में भी कुछ था नहीं, लेकिन वो पिछले जन्म में औरत था। ऐसे तो ऐसे भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए कोई नियम नहीं है कि भाई, पर हाँ
चूंकि हमारे अंदर वो पुरुष के प्रति एक पुरुष कैरेक्टर के प्रति का आकर्षण जो होता है और या स्त्री से घृणा होने लगती है उसको, अच्छा, तो फिर वो अपने जेंडर में खुद ही उसके अनुसार वो कोक जब चुनेगी तो वो उसी तरह की कोक चुनेगी जो मेल कैरेक्टर की होगी, इस तरह से। सर जो ये थर्ड जेंडर होता है, मतलब ऐसा तो कोई चाहता ही नहीं है कि वो थर्ड जेंडर में पैदा हो, तो इनके पीछे का आपने कभी सच ढूंढा? नहीं, ये आपने आज मुझे ये क्वेश्चन किया है, ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं कभी कि थर्ड जेंडर का क्या प्रॉब्लम है। पर और ऐसे मेरे पास कोई पासले नहीं आया नहीं और मैंने किसी को पूछा भी नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी मैं इसके बारे में कोई एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाऊंगा कि थर्ड जेंडर के पीछे क्या रीज़न है, पर क्योंकि अभी अजम्पशन ही करना पड़ता है, हाइपोथेसिस ही होती है। लेकिन फिर भी मैं जैसे कहता हूँ, जब तक रिसर्च नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है, मैं उसके बारे में शायद अच्छा जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं ऐसा मानता हूँ। कोई बात नहीं सर, तो मतलब मैं ये भी मान सकती हूँ कि जो आत्मा है उसका ये गेम भी प्लान हो सकता है कि मैं एक बार आदमी बन रहा हूँ, एक बार औरत बन रहा हूँ, एक बार दोनों क्वालिटीज ट्राई करके देख लेता हूँ होता कैसा है। तो सर जो क्रिमिनल्स होते हैं, तो क्रिमिनल्स आपने जैसे बताया कि उन्होंने अपनी वो बैड क्वालिटी जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाना चाह रहे हैं। इस जन्म में अगर वो कोई बहुत ही भयानक क्राइम कर बैठते हैं, जैसे आपने निर्भया केस सुना सर, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े केसेस होते रहे हैं, इसके बाद का जो, क्योंकि अब देश की जो न्याय सिस्टम है वो उसे एक सज़ा दे देती है, उस सज़ा के बाद जब उनका जन्म होता है तो क्या फिर वो इस दर्द से या इस गलती से बाहर होके एक नई सोल बन के आते हैं, या दे अगेन कैरी फॉरवर्ड द सेम रियलिटी विद देम? देखिए क्या होता है कि अल्टीमेटली मैंने एक बात क्या बताई आपको कि आप उसको सजा भी दे दो ना तो भी वो उससे सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब तक उसके अंदर गिल्ट फील नहीं आता कि मैंने जो भी किया मैंने अच्छा नहीं किया, ऐसे बोलता है ना कि वो उसके अंदर गिल्ट फील आता है ना, तब फिर वो इन चीज़ों के प्रति थोड़ा सा चेंज होने लगेगा। लेकिन गिल्ट के बजाय उस वो मतलब वो कहता है कि मुझे अच्छा लगा मैंने कर दिया जी, उसमें क्या है, मान लो वो ऐसे मान के चल रहा है, तो फिर वो जब तक अगले जन्म में फिर पैदा होगा फिर दोबारा उसके पीछे भागेगा। क्यों, मैंने क्या बताया, जब तक किसी चीज़ को वो भोग कर उससे मुक्त नहीं होता ना, तब तक वो उस चीज़ के पीछे दीवाना बना रहेगा। वो धन के पीछे या सेक्स के पीछे या खाने के पीछे, उसको मुक्त होना चाहिए उससे। तो मतलब उसकी पराकाष्ठा जो ऊंचाई को छूकर जब वो आएगा ना लौट करके, तब फिर वो उससे मुक्त होने लग जाता है। और या नहीं तो जीवन का एक नियम है कि जब आप जीवन का कोई बड़ा स्वाद खोज लेते हो ना, तो फिर छोटे स्वाद अपने आप छूट जाते हैं। आपको कभी है ना छोटी छोटी चीज़ें छोड़नी नहीं पड़ती कि मैं चाय छोड़ दूँ, मैं पैसा छोड़ दूँ, मैं नाम छोड़ दूँ। आपको बड़ा, आप इनमें क्या खोजते हो, आनंद ही तो खोजते हो ना। तो जब आपको किसी चीज़ में बड़ा आनंद मिल गया तो फिर इन छोटी चीज़ों में आप क्यों उलझोगे, आप समझे ना। अब जैसे आज मैं प्राकृतिक आहार पे रहता हूँ, इतना भगवान का अनुपम स्वाद मुझे उसमें महसूस होता है, तो फिर मैं क्यों समोसा कचौरी ने छोले भटूरे में जाऊँगा भाई, मान लो। तो मतलब मुझे बड़ा स्वाद मिल गया, इसलिए मुझे छोटे स्वाद में जाने का इंटरेस्ट नहीं है अब मुझे, तो मतलब छूट गया, मुझे उसको छोड़ना भी नहीं पड़ा। एक होता ना छोड़ना पड़े का मतलब है कि मुझे इंटरेस्ट तो है खाने का, पर मैं जबरदस्ती कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं बिल्कुल उसको निरर्थक समझ चुका हूँ, मुझे उसको चाहिए नहीं। क्यों, मुझे उससे बड़ा स्वाद मिल गया भैया, मैं क्यों उसमें जाऊँ छोटे निष्कृष्ट स्वाद में। तो उसके कारण मैं बड़े स्वाद में उलझा हूँ, ये समझ लो आप। समझ गई। तो सर सोल जो है वो कॉन्शियस डिसीजन लेती है ताकि वो अगले जन्म में अपने आप को चेंज कर सके, हाँ है ना। नहीं सोल देखिए, जब क्या होता है कि अगर उसके जीवन में कहीं न कहीं ऐसे लोग मिलते हैं कि जो वो है ना, वो एक पट्टी बांध के चल रहा होता है, अब समझे, आंखों पे वासना की पट्टी बांध के चल रहा होता है। तो अब अगर कोई ऐसा कभी कोई मिल जाए रास्ते में, कहीं मान लो आज जेल के अंदर ही कोई ऐसा व्यक्ति आ गया और उसने उनको इस तरह की कोई बातें की और उनको दिमाग को पलट दिया, तो वो उसने क्या किया, उसकी पट्टी उतार दी, क्योंकि वो उस पट्टी को सही समझ के चल रहा था, काली पट्टी को भी, अंधकार को, अंधेरे को भी। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो पट्टी हटाई और उसको रोशनी दिखाई, तो उनको लगा कि यार जीवन तो ये था, मैं तो फालतू इसके अंदर उलझा हुआ था, मुझे तो वहां जाना चाहिए। तो ये देखिए, जब क्या होता है, कभी भी ध्यान में रखना, जैसे अंगुलीमाल को बुद्ध ने चंद मिनटों में या बोलते हैं टाइम में उसको एकदम चेंज कर दिया ना, और उसको साधु बना दिया। तो वो क्या था, और एक बात बता दूं मैं आपको, कुनकुने लोग होते हैं ना, वो जल्दी नहीं बदलते, ध्यान रखना।
जो ल्यूकवार्म लोग होते हैं ना, थोड़े अच्छे थोड़े बुरे, हाँ। ये जल्दी ठीक नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता ना कि वो नहीं, बुरे जो हैं। एकदम नालायक होता है ना, एकदम एक्सट्रीम पे नेगेटिव होता है ना, हाँ। वो ही इस एक्सट्रीम पे इस तरफ आता है जल्दी। क्या बात है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो उस एक्सट्रीम के अति को देख चुका होता है ना, उसके निरर्थकता को भी समझ चुका होता है, तो वो जल्दी से जल्दी इस तरफ आता है। लेकिन जो बीच में रहता है ना, आधे शरीफ आधे नालायक जो बोलते हैं, ऐसे लोग जल्दी साधु नहीं बनते। काली मिर्च। हाँ, उन्हें वो आध्यात्मिकता में जल्दी नहीं पहुंचते। अच्छा। एक नालायक आदमी के आध्यात्मिक ज्यादा होने की संभावना ज्यादा रहती है। सर, जो हमारा सोल इम्प्रिंट होता है, मैंने ऐसा सुना है, अब आप ही मुझे बता पाएंगे कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ काम और मुझे लगता है ये मैं पाप कर रही हूँ, तो वो मेरे सोल में इम्प्रिंट हो जाएगा, छप जाएगा। हाँ। और फिर उसकी सजा मुझे मिल सकती है। लेकिन अगर मैं कुछ करती हूँ और मुझे रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो सही है या गलत है, तो वो इम्प्रिंट ही नहीं होता। हाँ, अब देखिए क्या होता है कि आप अगर कोई भी चीज कुछ कर्म कर रहे हो और आपके अंदर वो कोई मतलब गलत भाव आया नहीं है, और आपने वो कर्म किया लेकिन दुनिया के हिसाब से गलत था, तो वो दुनिया के नियम के अंदर फिट होता है, यूनिवर्स के लॉ में फिट नहीं होता। यूनिवर्स का लॉ क्या कहता है कि भाई तुमने तो यहाँ गाना बजाया नहीं, तुम्हारे अंदर तो कुछ बजा ही नहीं भाई। सही बात, समझे ना? हाँ। तो मैं क्या टेप करूं तुम्हारा, समझे ना? तो इसलिए क्या होता है, पर हाँ, तुम अपने अंदर जब कोई नकारात्मक भाव पैदा करके कोई कर्म करते हो, तो फिर उसके संस्कार बनते, क्योंकि आपने क्रिएट किया, इस तरह से। हाँ। तो ऐसे करके हमारे देखो, एक बात हर व्यक्ति को समझना बड़ा जरूरी है कि एवरी मोमेंट टू मोमेंट हम कोई भी थॉट अपने अंदर अच्छा बुरा जो क्रिएट कर रहे हैं ना, आपको उसका फल भोगने के लिए आगे तैयार रहना पड़ेगा, अच्छा बुरा। मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूं, आपने किसी मान लो एक आदमी एक सुंदर स्त्री को जाते हुए देख रहा है। अब भाव मात्रवत वो भाव आता है उसके अंदर कि भाई सब माताएं मेरी, कि भाव कुछ और वासनात्मक आता है। तो उसने बोला नहीं, वो सबके सामने तो उसने तो बहन जी कहा उसने, समझे ना, ऐसे दुनिया के डर के मारे, लेकिन अंदर से सोच रहा था काश इसके साथ शादी हो जाए, मैं इसके साथ जीवन बीत जाए मेरा। तो अंदर जो भाव क्रिएट कर रहा है ना, वो उसको कहते हैं चित्रगुप्त। हमारे अंदर है ना एक सबकॉन्शियस माइंड है, जो भगवान ने हमारे अंदर सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया है। आप जो कहते हैं, लोग कहते हैं ना भगवान देख रहा है जी, भगवान नहीं देखता जी, भगवान तो कान बना के सो गया, वो तो कुछ करता ही नहीं। भगवान कहता है भैया मैंने सबके अंदर सीसीटीवी कैमरे डाल दिए, तो जो भी कर तेरा एक एक एक्शन यहाँ नोट हो रहा है चित्रगुप्त के पास में, इसे जो मरने लगेगा ना तो इसके पास सारा हिसाब किताब होगा। तो इसलिए तूने किसी के धन को देखकर तेरे मन में क्या भाव आया, तूने गलत किसी स्त्री को देखकर क्या भाव आया, या तू क्या भाव अंदर सज्जनता के नाम पर तू अंदर तो गलत भाव पैदा करता रहा पर ऊपर से बड़ा सज्जन बना रहा, तो भैया तेरा चित्रगुप्त ने तो जान लिया कि तू है तो नालायक, पर तू लायक बताने की कोशिश कर रहा है। बाप रे, हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, हाँ, अपने चित्रगुप्त से मैंने कहा ना कि भगवान सब देख रहा है, जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भगवान ने अपना एजेंट बैठा के रखा हुआ है। माय गॉड, मतलब हमारी आत्मा तो बेचारी पवित्र है, शरीर में घुसने के बाद जो हम नए काम करते हैं वो सही या गलत के पैमाने पे क्या होता है कि अगर आप 24 घंटे आप जो भी आप भाव क्रिएट कर रहे हो ना, आप एक ट्रैफिक में चिड़चिड़ भी कर रहे हो ना, आप अपने ऑफिस जाके अपने काम से परेशान भी हो रहे हो ना, और आप तनाव भी ले रहे हो ना, आप लोगों को लेकर आप क्रिटिसिज्म भी कर रहे हो ना, आप किसी के बारे में आप तुलना जजमेंट भी करने बैठे हो ना, तो नुकसान उसका नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, नुकसान तुम्हारा हो रहा है, क्योंकि संस्कार तुम्हारे बन रहे हैं और इम्प्रिंट तुम्हारे होंगे, आदत तुम्हारी होगी, कंडीशनिंग तुम्हारी होगी, फिर तुम हमेशा क्रिटिसाइज करने के शौकीन ही हो जाओगे।
बाप रे, मतलब बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है हमें, हम कोई भी गलती अब नहीं करेंगे। चलते चलते अगर आपकी जितनी बातें हैं उसका निचोड़ अगर कोई गाना होगा सर, तो वो क्या गाना हो सकता है? क्योंकि आपसे बिना गाना सुने मुझे अब मजा नहीं आता। नहीं नहीं, गाना कुछ नहीं है। देखिए एक बहुत अच्छा गाना एक बहुत पहले काजल फिल्म में आया था। हाँ। कि दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या है, ये बोझ भी अगर सर से हट जाए तो बड़ा अच्छा। हाँ हाँ सर, इसको लय के साथ नहीं गा रहे आप। अरे भाई, मैं लय के साथ मैं क्या गाऊं? आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं सर। नहीं गाता था एक जमाने में भाई, बहुत पहले। दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या है, दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या है, ये बोझ अगर सर से हट जाए तो अच्छा है। सॉरी, आवाज नहीं सर, बहुत मजेदार, बहुत अच्छा। ऐसे ही गा लिया मैंने किसी तरह। नहीं सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत मजा आया, एक अमेजिंग सेशन रहा है और मुझे उम्मीद है कि अगली बार भी हम कुछ ऐसा ही धमाकेदार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। Thank you, बिल्कुल, sir. Thank you. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।